हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमने कहाँ तक पढ़ा था, मुहाना। नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद वितरिका के रूप में समुद्र में मिल जाती है। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे ये नदी है, ये नदी है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, मतलब नदी जा रही है। कहीं पे पानी भरा है तो कहीं पे मिट्टी है, तो इसे क्या कहते हैं, छिप्रिका। इसे कहेंगे छिप्रिका। छिप्रिका का निर्माण किस कारण होता है, तो अपरदन के कारण छिप्रिका का निर्माण होता है। नदियां जब यहाँ की मिट्टी काट करके आगे लेकर के बहा करके चली जाती हैं तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिस कारण छिप्रिका का निर्माण होता है। अपरदन के कारण छिप्रिका का निर्माण होता है। यहाँ कहीं पे गड्ढा करती है, कहीं पे जमीन जो होती है वो ऊंची होती है। इसका रीजन क्या है कि जहाँ पे मुलायम मिट्टी होती है, जहाँ की मिट्टियां मुलायम होती हैं, उसे नदी आसानी से काट करके गड्ढा करके वहां पे पानी भर देती है। लेकिन जहाँ की मिट्टी कठोर होती है वहां पे गड्ढा नहीं कर पाती, वहां की मिट्टियों को नहीं काट पाती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये नीचे आती हैं, इसके बाद ये नीचे गिरती हैं ऐसे। जब नीचे गिरती हैं तो यहाँ पे अवनवन कुंड का निर्माण होता है। जब नीचे गिरती हैं तो यहाँ अवनवन कुंड का निर्माण होता है। अवनवन कुंड का निर्माण किस कारण होता है, अवनवन कुंड का निर्माण जो होता है वो अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नदियां होती हैं, यहाँ ऊंचाई से गिरती हैं यहाँ नीचे, और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। जब नीचे गिरती हैं तो पत्थर नीचे गिरते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। तो इस कारण यहाँ पे क्या हुआ, अपक्षय हुआ। अपक्षय हुआ, गड्ढा हो जाता है और वहां पे पानी भर जाता है। गड्ढा हो जाता है और पानी भर जाता है, जिसे कहते हैं अवनवन कुंड। अब ये बताइए, अवनवन कुंड का निर्माण अपक्षय के साथ साथ यहाँ पे अपरदन भी होता है, क्योंकि जो पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं वो यहाँ पे तोड़ फोड़ करके गड्ढे बना रहे हैं, लेकिन ये पत्थर आपस में भी टकरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपरदन और अपक्षय दोनों हो रहा है। तो ये क्या है, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड जिसका निर्माण अपक्षय और अपरदन, अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। इसके बाद नदियां क्या होती हैं, मैदानी भाग पर आ जाती हैं। यहाँ जो हमने अभी तक, यहाँ पे जो ये पानी गिर रहा है, ऊपर पर्वत से पानी नीचे गिर रहा है, इसको क्या कहते हैं, जलप्रपात। जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। तो अभी तक ये जो क्रिया हुई यहाँ से लेकर के, और अवनमन कुंड कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है, क्षिप्रिका का निर्माण, जलप्रपात, अवनमन कुंड, ये नदियों की युवावस्था में होता है। नदियां जब पर्वतों पर होती हैं अपर कोर्स में, तो ये सब निर्माण करती हैं, और इसके बाद नदियां प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। प्रौढ़ावस्था का तात्पर्य ये है कि वो मैदानी भाग पर आ जाती हैं। यहाँ पे नदियां मैदानी भाग पर आ जाती हैं। अब ये ऐसे टेढ़े मेढ़े चलती हैं। तो ये जो ऐसे जा रही है नदियां, ये क्या है, इसे कहते हैं मीनांडर। इसे मीनांडर कहते हैं। ये है नदी जा रही है और इसे मीनांडर कहते हैं। मीनांडर और एस आकार ये कैसे बना रहा है, एस, इसीलिए इसे एस शेप भी कहते हैं। और विसर्प, सर्प जैसे चलता है ऐसे ऐसे, तो इसीलिए इसे विसर्प भी कहा जाता है। एस शेप और मीनांडर, और क्या कहते हैं, विसर्प। तो
नदी हमेशा सीधे जाती, मतलब एक ही रास्ते से नहीं जाती, कभी आज इस रास्ते से जा रही है, एक समय आएगा जब ये नदी यहाँ पे ऐसे ना जा करके ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। जब नदी इधर जाती है, नदी का पानी जो होता है वो ऐसे जब जाता है तो ये पानी इधर भी फोर्स करता है, ये जो मिट्टी है यहाँ भी फोर्स करता है, और एक समय आता है जब इस मिट्टी को काट करके क्या करता है, नदी ऐसे सीधी निकल जाती है, यहाँ से ऐसे सीधी निकल जाती है। जब नदी सीधी निकल जाती है तो ये हिस्सा जो होता है कट जाता है, और एक बहुत बड़े भूभाग पर, एक बड़े भूभाग पर क्या होता है, पानी भर जाता है। एक बड़े भूभाग पर पानी भर जाता है, इसे क्या कहते हैं, छाटन झील या गोखुर झील कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील। तो ये बताइए कि गोखुर झील का निर्माण किस कारण हुआ। गोखुर झील का निर्माण, ये क्या है, मिनांडर था। मिनांडर क्या हुआ, सीधा हो गया, तो गोखुर झील का निर्माण हो गया। क्वेश्चन में आएगा कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। गोखुर झील का निर्माण मिनांडर के सीधा होने के कारण होता है। इसके बाद नदियां जो अपने साथ यहाँ से पर्वतों से निकलती हैं और पूरा रास्ता मतलब सफर तय करते हुए जब आती हैं तो ये अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, अपने साथ जो कचड़ा सिल्ट लेकर के आती हैं वो साइड साइड में ऐसे जमा कर देती हैं। यहाँ पे सिल्ट जमा कर दी, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कचड़ा, नेचुरल लेवीज, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल लेवीज, प्राकृतिक कचड़ा। ये दोनों साइड अपने इधर भी जमा कर देंगी। तो ये जो नेचुरल लेवीज होता है ये हमारे किस काम का होता है। नेचुरल लेवीज जो होता है ये नदियों के पानी को, नदी के पानी को भूभाग पर इधर वाले एरिया में और इधर वाले एरिया में जाने से रोकता है। एक प्रकार से ये प्राकृतिक तटबंध का, प्राकृतिक बांध का काम करता है। जब नदी में ज्यादा पानी आने की संभावना होती है, यानी कि बाढ़ आने की संभावना होती है, तब कृत्रिम बांध बना दिया जाता है जिससे ये पानी बाहर ना आए, इधर एरिया में बाढ़ ना आए। अच्छा ये बताइए कि नेचुरल लेवी जो होता है ये क्या उपजाऊ होगा या नहीं। तो ये बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि हर एक जगह से मिट्टी काट करके लाती हैं अपने साथ, जो कचड़ा वो ऊपर मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या होता है, अधिक उर्वरता होती है और उसे काट करके ला करके अपने साइड में जमा कर देती हैं। इसलिए ये नेचुरल लेवी जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होती हैं। इसके बाद नदियाँ अभी यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, प्रौढ़ावस्था में। यहाँ पे नदियाँ युवावस्था में थी, युवावस्था में, और पर्वतों पर थी। कहाँ पे थी, पर्वतों पर। इसके बाद ये आ गई प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में कहाँ आ जाती हैं, मैदानी भाग पर, मैदानी भाग पर आ जाती हैं। अब ये इनका जो तीसरा कोर्स है वृद्धावस्था। अब ये वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ से नदी क्या करेगी, ऐसे जो अपने साथ कचरा लेकर के आती हैं वो यहाँ पे ऐसे जमा कर देंगी, यहाँ पे जमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। जमा, तो डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है, निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। जब डेल्टा छोटा होता है, जब डेल्टा छोटा होता है तो इसे रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रोधिका। और जब यही रोधिका बड़ा हो जाता है तो इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा।
यहाँ पे नदियाँ अपना जो सिल्ट लाती हैं, अवसाद लाती हैं, जमा करके आगे छोटी छोटी वितरिका में निकल जाती हैं। आगे छोटी छोटी धारा में बनकर दो छोटी छोटी धारा के रूप में बह करके आगे सागर में जा करके मिल जाती हैं। ये यहाँ पे सागर है, ऐसे सागर में जा करके मिल जाती हैं। तो ये युवावस्था में क्या करती हैं? क्षिप्रिका बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं और अवनवन कुंड का निर्माण करती हैं। प्रौढ़ावस्था में यदि बात करें, मीनांडर बनाती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं, विसर्पाकार की आकृति शेप और एस शेप होता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इनका वृद्धावस्था होता है और ये वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती हैं, रोधिका का निर्माण करती हैं और एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है कि जब दोनों साइड नदियों के इस साइड और इस साइड पर्वत खड़े होते हैं, इधर साइड और इधर साइड पर्वत खड़े होते हैं, तो नदियों को मजबूरन अपना जो कचरा लेकर के आती हैं वो यहाँ पे नहीं जमा कर सकती, या तो वो पर्वत को काट करके अपना कचरा जमा करें, लेकिन उनके पास इतनी स्पीड यहाँ नहीं होती मुहाने पर, इसलिए वो काट नहीं सकती पर्वतों को और मजबूरन अपना कचरा सागर में यहाँ पे गिरा देती हैं। जब यहाँ पे गिराती हैं तो वो एस्चुरी का निर्माण होता है। तो वृद्धावस्था में नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और रोधिका बनाती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वृद्धावस्था में नदियां कहाँ होती हैं? मुहाने पर, मुहाना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि डेल्टा, ये डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पक्षपात डेल्टा, मतलब पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा भी नदियां निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और कुछ नदियां होती हैं जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती हैं। तो ये किस स्थितियों में एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? नदी है, नदी है। अब ये जैसे मान लेते हैं कि इधर नदी के इस साइड पर्वत है और इस साइड भी, ये दोनों साइड क्या है? नदी के पर्वत है। जब नदी के दोनों साइड पर्वत होता है, हम मुहाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब दोनों साइड यहाँ पे पर्वत होता है तो नदी जो अपना अवसाद लेकर के आती है, यहाँ जो कचरा लेकर के आती है वो क्या करती है? समुद्र में गिराती हैं। यहाँ पे जमा नहीं कर सकती नदियाँ, अपना कचरा यहाँ पे नहीं जमा कर सकती और ये यहाँ से लेकर के आती है पूरा ये पत्थर, ये पर्वत को काट भी नहीं सकती क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम होती है, इनमें शक्ति नहीं होती है और इसीलिए ये मजबूरन अपना कचरा क्या करती हैं? यहाँ समुद्र में ला करके जमा करती हैं। जब समुद्र में ये कचरा अपना गिराती हैं तो ये उल्टा ऐसे इस आकार का कुछ आकृति का निर्माण होता है। समुद्र में जब ये अपना कचरा गिराती हैं तो इस आकार का आकृति का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? ज्वार नद। इसे कहते हैं ज्वार नद और एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी। जैसे भारत में हम बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं ऐसी भारत में जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? भारत में दो नदियां हैं, दो नर्मदा और ताप्ती नदी है।
यद्यपि कि गोदावरी नदी जो है वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भारत का मानचित्र है, दक्षिण भारत। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती हैं। इस नदी के इधर साइड भी पर्वत होता है और इधर साइड भी पर्वत होता है। इस नदी की बात करें नर्मदा की, तो इसके भी दोनों साइड, मुहाने पर दोनों साइड क्या होता है, पर्वत होता है, जिससे ये अपना कचरा क्या करती है, यहाँ पे डेल्टा के रूप में नहीं जमा कर पाती, डेल्टा के रूप में नहीं जमा कर पाती, बल्कि यहाँ पे अरब सागर में आकर के गिरा देती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यहाँ पे पर्वत होने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये अपना अवसाद अरब सागर में गिरा देती हैं, जिससे एस्चुरी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जब किसी नदी के केवल एक साइड पर्वत खड़ा हो, जब किसी नदी के एक साइड पर्वत खड़ा होता है तो वो नदी क्या करेगी? क्या ऐसा भी होता है कि नदी जो होती है वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है? तो हाँ, ऐसा होता है। ये नदी है और इसके केवल एक साइड पर्वत है, एक साइड पर्वत है और इधर पर्वत नहीं है, इधर साइड जो है पर्वत नहीं है, केवल एक साइड पर्वत है। तो यहाँ का जो कचरा है ये अपना इस एरिया का कचरा, पर्वत के पास का जो सिल्ट अवसाद लेकर के आएगी, यहाँ वाला जो कचरा रहेगा उसे ला करके समुद्र में गिरा देगी, सागर में गिरा देगी। लेकिन जो इधर का मैदान है, इधर तो पहाड़ है नहीं, इधर पर्वत नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी वितरिका के रूप में आकर के यहाँ पे सागर में मिलेंगी, छोटी छोटी वितरिका के रूप में सागर में मिलेगी। और ये इस साइड ये अपना कचरा डेल्टा के रूप में जमा कर देगी, इस साइड डेल्टा के रूप में जमा कर देगी, रोधिका के रूप में भी जमा कर देगी। लेकिन इधर जिधर पर्वत होगा वहाँ का जो कचरा होता है उसे सागर में ला करके एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो भारत में ऐसी कौन सी नदी है? यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है? तो भारत में गोदावरी नदी है। यहाँ गोदावरी नदी है जो ये क्या थी, नर्मदा, और ये ताप्ती। यहाँ पे गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा होते हुए कहाँ गिरती है? आंध्र प्रदेश में गिरती है। महानदी नहीं, सॉरी, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सागर में मिलती है। तो इसके एक साइड क्या है? पर्वत खड़ा है। ये पूर्वी घाट जो है, एक साइड पर्वत है और एक साइड यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे मैदान है। तो जब यहाँ पे पर्वत है तो ये नदी क्या करती है? यहाँ का जो कचरा होता है वो समुद्र में गिराती है, यहाँ का कचरा समुद्र में गिरा देती है। और यहाँ मैदान होने के कारण यहाँ पे क्या करती है? डेल्टा का भी निर्माण कर देती है। तो गोदावरी नदी जो है वो एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती है।
भारत, यदि हम बात करें गोदावरी नदी और ताप्ती नदी में कंपैरिजन करें, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी की जब हम तुलना करें तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो एस्चुरी बनाती है, इन दोनों का जो एस्चुरी बनता है वो गोदावरी नदी की अपेक्षा छोटा होता है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो एस्चुरी होता है वो गोदावरी नदी की एस्चुरी की अपेक्षा ये एस्चुरी छोटी होती है। ऐसा क्यों? जबकि ये नदियां अपना पूरा कचरा लेकर के आती हैं और समुद्र में गिरा देती हैं, क्योंकि इनके दोनों साइड पर्वत खड़े होते हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, पूरा कचरा समुद्र में गिराती हैं, अरब सागर में। फिर भी इनकी एस्चुरी छोटी होती है। और गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से बहते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश में आती है और अरब सागर में एक साइड पर्वत, पूर्वी घाट है यानी पर्वत है, और दूसरे साइड मैदान है। तो एक साइड एस्चुरी का निर्माण करती है, एक साइड क्या करती है? डेल्टा का निर्माण। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक जिधर पर्वत है उधर एस्चुरी का निर्माण करती है, उस कचरे को जाकर के समुद्र में डालती है जिससे एस्चुरी का निर्माण होता है। लेकिन जिधर पर्वत नहीं है, इधर साइड क्या है? पर्वत नहीं है, इधर साइड पर्वत नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि गोदावरी नदी का जो कचरा है, जो अवसाद है, वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बना रही है। आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है। फिर भी गोदावरी नदी का एस्चुरी जो होता है वो बड़ा होता है, और नर्मदा और ताप्ती नदी पूरा कचरा ला करके एस्चुरी के रूप में इकट्ठा कर देती हैं, फिर भी इनकी एस्चुरी छोटी होती है। ऐसा क्यों? तो ये हम जानते हैं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यहाँ पे पर्वत से निकलती है और पर्वतों में ही बहती है, मतलब पर्वतीय एरिया में बहती है और यहाँ पर आकर के एस्चुरी बनाती है। पर्वत से निकल के पर्वतीय एरिया में बहती है, मैदानी भाग पर बहुत कम प्रवेश करती है। पर्वतीय भाग में रहती है और यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, मैदानी भाग में कम प्रवेश करती है, जिसके कारण यहाँ ये कचरा जो होता है इनका कम कचरा इकट्ठा कर पाती हैं, कम अवसाद ला पाती हैं। लेकिन गोदावरी की बात करें, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गोदावरी मैदानी भाग से होते हुए ये यहाँ पर जब आती है मुहाने पर, आंध्र प्रदेश के में मुहाने पर आती है, तो इसका कचरा बहुत अधिक होता है, बहुत भारी मात्रा में अवसाद लेकर के आती है, एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती है। आप लोग बताइए, जैसे अगर पत्थर यानी पर्वतों के बीच में जो नदी बहेगी वो कम कचरा लाएगी कि जो मैदानी भाग मतलब मिट्टी में जो नदी बहेगी वो कम कचरा लाएगी? तो जो मिट्टी में नदी बहेगी, जो मैदानी भाग पर नदी बहेगी, वो अधिक कचरा इकट्ठा करेगी, अधिक अपरदन और अपक्षय करके नीचे पर अधिक करेगी, मिट्टी का अधिक जमाव करेगी। लेकिन जो पर्वतों पर बहेगी, जो पत्थरों पर बहेगी, वो पत्थरों को कम काटती है, पत्थर को नदी कम काटती है मिट्टी की अपेक्षा, तो वो कम कचरा इकट्ठा कर पाएगी। यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती नदी की एस्चुरी छोटी है गोदावरी नदी की एस्चुरी की अपेक्षा। इसके बाद हम पक्षपात डेल्टा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पक्षपात डेल्टा की बात करेंगे। पक्षपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? पक्षपात यानी पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये नदी जो है वो अमेरिका में है,
अमेरिका की मिसिसिपी नदी, ये नदी है, ये क्या है? नदी है। और यहाँ पर नदी क्या करती है? ऐसे वितरिका के रूप में ऐसे निकलती है। एक वितरिका इधर से जाती है, एक वितरिका ऐसे और ऐसे। तो यहाँ जो ये खाली स्थान है, यहाँ क्या करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। ये ब्लू वाला जो है ये क्या है? वितरिका है। ये नदी की वितरिका है, धारा जो जा रही है। और ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं वो डेल्टा है, डेल्टा का निर्माण करती है। ये सब डेल्टा हैं। तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि किसी पक्षी के पैर के, मतलब किसी पक्षी के पैर का जो पंजा होता है उसके आकार का डेल्टा बना रही है। ये जो मतलब ये डेल्टा होते हैं, पक्षीपात जो डेल्टा होते हैं उसकी हम अगर बात करें तो ये जो डेल्टा होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेल्टा बनाती हैं और ये डेल्टा छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इनका एरिया जो होता है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है। विस्तार जो मुहाने पर यानी एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका डेल्टा जो होता है वो छोटा छोटा होता है और कई डेल्टा होते हैं। जब सुंदरवन डेल्टा की बात करें, यहाँ पे थोड़ा जैसे ये नदी है, ये ऐसे नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे ऐसे वितरिका के रूप में ऐसे इधर चली गई है और इधर चली गई है। बीच में क्या की है? डेल्टा का निर्माण, बीच में बड़े डेल्टा का निर्माण की है। अभी छोटा है ये, जैसे ये ऐसे गई, तो यहाँ पर जो डेल्टा का निर्माण हुआ वो इतना बड़ा डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, जैसे ये डेल्टा है जो सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं सुंदरवन के डेल्टा के लिए कि एक वितरिका इधर चली गई, एक वितरिका ये चली गई, एक वितरिका ये चली गई और सागर में मिल गई। बीच में बहुत बड़ा अवसाद छोड़ देती है जो डेल्टा होता है, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा और ये डेल्टा में देखिए अंतर क्या है। ये डेल्टा जो है छोटा छोटा है लेकिन कई डेल्टा है, ये छोटा छोटा डेल्टा है लेकिन कई डेल्टा है और बहुत इसका एरिया बड़ा है, उसकी अपेक्षा इसका एरिया बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक वितरिका ये है, एक वितरिका ये है, इसके बीच में जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है, इसके बीच में जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है वो इस डेल्टा की अपेक्षा ये डेल्टा बड़ा है। डेल्टा बड़ा है लेकिन एरिया क्या है? छोटा है। इस एरिया की अपेक्षा वो एरिया छोटा है। तो जो पक्षीपात डेल्टा होते हैं, पक्षीपात डेल्टा, उसका एरिया क्या होता है? बड़ा होता है। और ये पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका की मिसिसिपी। कहाँ की? अमेरिका की मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। हमारा क्वेश्चन अब ये है कि जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी जो होता है वो आखिर खारा क्यों होता है, जबकि नदी का पानी मीठा होता है, बारिश का पानी मीठा होता है,
फिर भी समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र में नदी का पानी और बारिश का पानी ही स्टोर होता है। समुद्र में नदी का पानी, बारिश का पानी स्टोर होता है और समुद्र नदी का पानी जो होता है वो मीठा होता है। समुद्र में मिलने से पहले वो मीठा होता है, बारिश का पानी भी मीठा होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्वेश्चन क्या है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो आप देखते होंगे कि ये जितने भी स्थल भाग पर, मतलब भूभाग पर, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब में NaCl यानी नमक, सभी वस्तुएं क्या है? नमकीन है। NaCl की मात्रा अधिक है। हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी में भी NaCl है, नमक की मात्रा मिट्टी में भी है। और दीवार, जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, इसमें भी अगर अभी देखें, इसको टेस्ट किया जाए तो इसमें नमकीन पाया जाएगा, मतलब यहाँ भी NaCl है। रोड पे या कोई भी, जैसे जानवरों की बात करें, जानवरों पे हर एक जगह अगर उसको टेस्ट किया जाए तो वो क्या होगा? नमकीन पाया जाएगा। NaCl की मात्रा अधिक होती है। हमारे जो आंसू निकलते हैं वो भी क्या होते हैं? नमकीन होते हैं। जो हमारा पसीना निकलता है वो भी क्या होता है? नमकीन होता है। इसका मतलब हमारे बॉडी में भी NaCl, पसीना में, आंसू में भी NaCl पाया जाता है। तो ये जब बारिश होती है तो जितना पृथ्वी के ऊपरी सतह पर NaCl पाया जाता है और जितना NaCl मतलब जितना नमकीन होता है वो बारिश के पानी से धुल जाता है और धुल करके नाली में जाता है। नाली क्या होती है? नहर में मिलती है। नहर क्या करती है? झील में मिलती है। नहीं, नहर क्या करती है? नदी में मिलती है। नदी झील में, झील समुद्र में। क्या हुआ? जब बारिश हुई, क्या होता है? बारिश होती है। जब बारिश होता है, सारा नमकीन यानी सारा NaCl धुल करके कहाँ पहुंचता है? नाली में पहुंचता है। नाली अपना पानी जा करके नहर में छोड़ देती है। नहर क्या करती है? नदी में छोड़ देती है। नदी अब क्या करेगी? सागर में या झील में, या सागर, झील, झरना, यहाँ पे नदी मान लीजिए झील में छोड़ दी। अब झील क्या करेगी? अपना पानी जो होता है वो समुद्र में ले जा करके छोड़ देती है, समुद्र में। अब समुद्र के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि अपना पानी कहीं और जाके छोड़ दे और वो भी मीठा पानी हो जाए। तो ये नाली नहर में मिलती है, नहर नदी में मिलती है, नदी झील में मिलती है और झील समुद्र में मिलती है। और इसलिए जितना NaCl होता है, जितना नमकीन होता है, वो सारा इस रास्ते से आकर के समुद्र में मिल जाता है। समुद्र में अवसाद यानी सिल्ट के रूप में जमा हो जाता है, जिससे समुद्र का पानी क्या होता है? खारा हो जाता है। समुद्र नदियों में मिलने से पहले वो उनका पानी खारा नहीं होता है। और फिर जब समुद्र में नदी का पानी मिल जाता है वो पानी बेकार हो जाता है, यानी कि खारा हो जाता है और खारा पानी हमारे किसी यूज का नहीं है। नदियां जहां से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन यानी उद्गम। और जहां पे खत्म होती हैं, जहां पे समुद्र में मिलती हैं, वहां क्या कहते हैं उसे? माउथ मतलब मुहाना।
मुहाने पर ये क्या क्या करती हैं? नदियां जो होती हैं मुहाने पर क्या क्या आकृति बनाती हैं, किस किस चीज का निर्माण करती हैं? तो नदी पहली बात मुहाने पर क्या बनाती है? रोधिका, रोधिका बनाती है। जब रोधिका बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? डेल्टा, डेल्टा हो जाती है। और जब नदी के दोनों साइड पर्वत खड़े होते हैं या एक साइड पर्वत खड़ा होता है तो वो अपना कचरा ले जा करके समुद्र में पलट देती है, समुद्र में डाल देती है। इसको क्या कहते हैं? एस्चुरी, एस्चुरी। इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि सॉरी इस और एक चीज किसका निर्माण करती है? नदी, नदी जैसे यहाँ पे ऐसे आ रही है यहाँ, और यहाँ मुहाने पर ये ऐसे ऐसे वितरिका के रूप में बट जाती है और फिर यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ आप देखिए ये जो नदी है ये पतली थी लेकिन मुहाने पर क्या हो गई? चौड़ी हो गई। नदी पहले पतली रहती है, बाद में जब मुहाने पर आती है तो वो चौड़ी हो जाती है। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नदियों का मुहाना होता है, नदी का मुहाना होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है। नदी का मुहाना चौड़ा हो जाता है, नदी की अपेक्षा चौड़ा हो जाता है। तो जैसे ये पूछा जाता है सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, एस्चुरी सबसे बड़ी, और जैसे हम भारत में देखें कि गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। तो ये भी तो पूछेगा कि किस नदी का मुहाना सबसे अधिक चौड़ा है? सबसे बड़ा डेल्टा पूछता है एग्जाम में, सबसे बड़ी एस्चुरी पूछता है, तो सबसे बड़ा मुहाना भी तो पूछेगा कि किस नदी का मुहाना सबसे ज्यादा चौड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो चौड़ा मुहाना की नदी है वो है ओब नदी। ओब नदी कहाँ बहती है? रूस में। यहाँ पे देखिए ओब नदी का मुहाना सबसे अधिक, ओब नदी का मुहाना सबसे अधिक क्या है? चौड़ा है। विश्व में सबसे अधिक चौड़ा मुहाना ओब नदी का है। और ओब नदी कहाँ बहती है? रूस में बहती है, रूस में बहती है। और रूस में ये यहाँ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने पढ़ा रिवर टोपोग्राफी, यानी कि नदियों के द्वारा जितनी भी आकृति का निर्माण होता है उसे रिवर टोपोग्राफी कहते हैं। और हमने नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब समुद्री लहरों के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है। समुद्री लहरों के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है, यानी समुद्र की जो लहरें होती हैं वो भी शांत नहीं बैठेंगी, वो भी कुछ ना कुछ बनाएंगी। उसे हम ओशियन टोपोग्राफी में पढ़ते हैं, ओशियन टोपोग्राफी में पढ़ते हैं। तो समुद्री लहरों के द्वारा जिन आकृति का निर्माण होता है उसे ओशियन टोपोग्राफी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियन टोपोग्राफी। जैसे समुद्री लहरें क्या क्या बनाती हैं? लैगून झील का निर्माण करती हैं, गुफा का निर्माण करती हैं, तट नहीं, नदी के किनारे को तट कहते हैं, लेकिन समुद्र का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं? पुलीन कहते हैं। समुद्र के किनारे को पुलीन कहते हैं या बीच कहते हैं, पुलीन या बीच कहते हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या कहेंगे? समुद्र के भी किनारे को तट कहते हैं और नदी के भी किनारे को तट कहते हैं।
तो आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में हम ओशियन टोपोग्राफी पढ़ेंगे अगले क्लास में। और हाँ,